Hello students, today we'll be discussing our next topic in the chapter microbes in human welfare. In earlier classes we have discussed about the use of microbes in household purpose, in industrial purpose and also in medicine, that is antibiotics. All these topics we have already covered in our last class, and in today's class we'll be discussing about some chemicals, enzymes and bioactive molecules, how they are useful for us. ओके बेसिकली यू हैव टू लर्न सम नेम्स इन दिस चैप्टर. जैसा कि हम पहले भी बोलते आए हैं और करते आए हैं कि हमें कुछ माइक्रोब्स के नाम याद करने हैं और वो क्या केमिकल, क्या एंजाइम, ठीक है, उनसे हम क्या एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ये सारी चीजें हमें लर्न करनी पड़ेंगी. तो यहाँ पे भी मैं आपको एक लिस्ट प्रोवाइड करने जा रही हूँ 4-5 नाम्स की, और आपको उनके यूजेस याद करने हैं. ठीक है, उसका सोर्स एंड यूजेस आपको याद करने हैं. फर्स्ट विल टॉक अबाउट द केमिकल्स रिलीज्ड बाय और एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द माइक्रोब्स. फर्स्ट विल बी डिस्कसिंग सिट्रिक एसिड, है ना, ये आप सबने नाम सुना हुआ है, सिट्रिक एसिड. It is extracted from a fungus that is Aspergillus niger. ठीक है, इसके ब्रैकेट में मैं लिख देती हूँ कि ये फंगस है, क्योंकि हमें ये याद होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये कौन सा माइक्रोब है, ये कोई बैक्टीरिया है या ये कोई फंगस है. तो सिट्रिक एसिड हम कहाँ से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं? वी आर एक्सट्रैक्टिंग इट फ्रॉम द एस्परजिलस नाइगर. इट इज ए काइंड ऑफ फंगस. ठीक है, नेक्स्ट विल डिस्कस अबाउट एसिटिक एसिड. एसिटिक एसिड एसिटोबैक्टर एसिटाई. ओके, ये नाम से आप पता लगा सकते हो, पहले भी कई बार सुना होगा ये नाम, कि ये एक बैक्टीरिया है. ठीक है, एसिटोबैक्टर एसिटाई, यहां से हमें क्या मिलता है? एसिटिक एसिड, एंड इट इज ए बैक्टीरिया. एंड एक चीज और आपको पता होगा कि हम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर फॉलो करते हैं, तो वी हैव टू अंडरलाइन द नेम्स. ठीक है, तो हमने 2 बैक्टीरिया डिस्कस कर लिए, मतलब 2 माइक्रोब डिस्कस कर लिए हैं. वन वाज फंगस एंड द अदर वाज बैक्टीरिया. नेक्स्ट विल मूव ऑन ब्यूट्रिक एसिड. इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम. ठीक है, ये भी क्या है? एक बैक्टीरिया है. देखो, इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ नाम याद करने पड़ेंगे, लर्न करने पड़ेंगे. ठीक है, ये ऐसे एक नंबर में ऐसे ही क्वेश्चन आ जाएंगे, फिल इन द ब्लैंक टाइप आने लगे आजकल. ठीक है, या फिर एमसीक्यू पैटर्न में जो आजकल क्वेश्चन पेपर हो गया आपका 12th स्टैंडर्ड का, बोर्ड का, तो उनमें इनके आने के बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं. तो आपको ये याद होना चाहिए. इसकी लिस्ट में प्रॉपर प्रोवाइड कर रही हूं, तो आप इसको लिख लेना और बार बार इसको पढ़ना और प्रैक्टिस करना, तो ये लर्न हो जाएगा. अभी तक हमने 3 केमिकल्स दैट इज एसिड याद कर चुके हैं. वन इज सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड एंड ब्यूट्रिक एसिड. अब नेक्स्ट विल बी आर, ये तो बहुत इजी है, इस चैप्टर की स्टार्टिंग ही हमने यहां से की थी. लैक्टिक एसिड, है ना, लैब से याद करवाया था मैंने आपको. लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया. अब कॉमनली हम इनको लैक्टोबैसिलस भी बोल देते हैं. लैक्टोबैसिलस, ठीक है, ये भी एक बैक्टीरिया. इसकी जगह आप अगर लिखना चाहो तो लैब का यूज भी कर सकते हो. लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया. ठीक है, ये क्या है? बैक्टीरिया है. ओके स्टूडेंट्स, तो ये तो हो गए कुछ केमिकल्स. अब हम डिस्कस करेंगे कुछ एंजाइम्स के बारे में. ओके, नाउ माइक्रोब्स एज एंजाइम्स. तो हम क्या कह सकते हैं कि माइक्रोब से हम कुछ एंजाइम्स भी एक्सट्रैक्ट करते हैं, जो हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत हेल्पफुल होते हैं. अब कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हम पढ़ेंगे जो आपने पहले शायद नहीं पढ़ी होंगी. एंजाइम्स की बात करें तो सबसे पहले आएगा लाइपेज. बच्चों, आपको एक चीज तो पता होगा कि जिस भी वर्ड के आगे एज जुड़ जाए ना, इसका मतलब आपको समझ जाना है कि ये एक एंजाइम है. ठीक है, ASE, एज. जैसे न्यूक्लियस है ना, तो ये न्यूक्लियस को डाइजेस्ट करने वाला, ब्रेक डाउन करने वाला एंजाइम है. यहाँ पे इट इज लाइपेज.
लाइपेज से आपको समझ जाना है कि ये लिपिड का ब्रेकडाउन करता है, ठीक है। हम क्या लिखेंगे इसको, ये एंजाइम है, इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द माइक्रोब एंड ये कहाँ यूज किया जाता है, इट इज यूज्ड इन डिटर्जेंट पाउडर, ठीक है। जो हम कपड़े धोने का साबुन यूज करते हैं या फिर डिटर्जेंट पाउडर यूज करते हैं, उसमें होता है लाइपेज, क्योंकि जो ऑयली स्टेन होते हैं ना उनको रिमूव करने में हेल्प करता है। देखो लाइपेज का मतलब है लिपिड को ब्रेक डाउन करता है ये, ठीक है। तो जो चिकने दाग लग जाते हैं ना, जैसे ऐड आता है कि दाग अच्छे हैं, ये दाग अच्छे क्यों हैं, क्योंकि हमारे पास लाइपेज है। अगर लाइपेज नहीं होता तो ये दाग रिमूव नहीं कर पाते और दाग अच्छे नहीं होते, ठीक है। तो ऐसे इसको आप लर्न कर लो कि लाइपेज जो है ये डिटर्जेंट्स में, साबुन में यूज किया जाता है टू रिमूव द ऑयली स्टेन्स बिकॉज इट डाइजेस्ट द लिपिड और फैट मॉलिक्यूल्स। इसका आप लिख लो, डाइजेस्ट ठीक है। तो इसका आपको एक इनडायरेक्टली यूज भी, मतलब कि डायरेक्टली यूज है, दैट इज इन लॉन्ड्री, ठीक है। तो अगर डिटर्जेंट वर्ड कहीं ना दिखे क्वेश्चन में तो लॉन्ड्री वर्ड जरूर आपको याद रखना है कि ये कहाँ पे यूज किया जाता है और कैसे यूज किया जाता है। आई होप आई एम क्लियर विद द टर्म्स एंड द इन एसिड के साथ साथ इन एंजाइम्स का भी हमें कुछ पोर्शन एटलीस्ट लर्न हो गया होगा यहीं पे। तो डेली जब भी हम क्लास लें तो एटलीस्ट आप ट्राई किया करो कि 3-4 चीजें तो यहीं पे लर्न कर लो, और 3-4 चीजें जब आप इस वीडियो को रिपीट मोड में देखोगे तो लर्न हो जाएंगी। ओके, अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं प्रोटीएज एंड पैक्टिनेज। अब नाम से ही समझ में आ रहा होगा, प्रोटीएज एंड पैक्टिनेज। तो दो टर्म्स हैं, प्रोटीएज, प्रोटीन एज, मतलब ऐसा एंजाइम जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। ये सब एंजाइम है, लाइपेज भी एक एंजाइम था, ठीक है। आप हेडिंग देख लो, हम किन के अंडर इनको डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। और ये एंजाइम्स कहाँ से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं हम माइक्रोब से ही एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको पर्टिकुलर माइक्रोब का तो नाम याद नहीं रखना है, बट इनके यूजेस आपको याद रखने हैं, एंजाइम का नाम और उसका यूज कि कहाँ पे हम उसको यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो पैक्टिनेज एंड प्रोटीएज। तो पैक्टिन एक सेल वॉल का मटेरियल होता है ना, सेल वॉल बनी रहती है पैक्टिन से भी, सेलुलोज से भी। ऐसे ही पैक्टिन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम कहलाएगा पैक्टिनेज, सेलुलोज को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम कहलाएगा सेलुलेज, ठीक है। तो जहां पे भी एज वर्ड जुड़ गया, इसका मतलब आप समझ जाना कि लास्ट में एज है, मतलब ये पक्का कोई एंजाइम है, ठीक है। इतना याद रखने का तरीका आपको याद आ गया, समझ में आ गया है। अब इसका यूज हम कहाँ करते हैं, तो देखो बच्चों, ये तो हमारे घर में ही इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि गर्मियों में हम जूस निकालते हैं ना, फ्रूट जूस पीते हैं या फिर मैंगो शेक बनाते हैं। ये सारी चीजें जो हम घर में बनाते हैं और हम बाहर से मार्केट से खरीद के लाते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस होता है ना। एक डिफरेंस तो ये होगा कि आपने आज अगर फ्रूट जूस निकाला तो ठीक है, उसको फ्रिज में आप स्टोर भी कर लोगे, बट एक से ज्यादा दिन आप उसको नहीं स्टोर कर पाओगे, है ना। उसमें स्मेल आने लग जाएगी, वो खराब, उसमें फर्मेंटेशन हो जाएगी। अब तो आपको फर्मेंटेशन का मतलब भी पता है कि चीजें खराब क्यों होती है ना, खाना स्पॉइल क्यों होता है, क्योंकि उसमें माइक्रोब्स क्या कर देते हैं, फर्मेंटेशन करवा देते हैं, इसलिए चीजें खराब हो जाती हैं। लेकिन हम मार्केट से जो जूस लाते हैं उसको हम 1 महीने तक भी फ्रिज में रख सकते हैं, क्योंकि उसकी आप एक्सपायरी डेट अगर देखोगे ना 3 से 4 महीना एटलीस्ट होती है उसका टाइम पीरियड, ठीक है, ड्यूरेशन। तो ऐसा क्या उनमें ऐड किया जाता है, या फिर ऐसा हम क्या है जो उनमें ऐड नहीं करते हैं कि उनकी ड्यूरेबिलिटी इतनी ज्यादा है और घर में हम जो फ्रूट जूस बनाते हैं उसकी ड्यूरेबिलिटी इतनी कम है। तो एक चीज तो हमें ये डिस्कस करनी पड़ेगी। दूसरा, क्या उनकी अपीयरेंस में कुछ फर्क है। जो हम घर में बनाते हैं वो थोड़ा थिक रहता है, ठीक है, और जो हम मार्केट से लाते हैं वो थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट काइंड ऑफ रहता है। ऐसा लगता है कि वो कितना क्लियर है ना, एकदम क्लियर जूस है, और हम घर में जो बनाते हैं उसमें ऐसा लगता है कि नहीं, ये उतना क्लियर नहीं है। तो ये डिफरेंस किस वजह से है, तो ये जो मेन डिफरेंस है, ठीक है, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस और जो क्लियर मार्केट का जूस होता है, ठीक है, उसका उन दोनों में क्या डिफरेंस है। उनमें डिफरेंस यही है कि उनमें ऐड किया जाता है पैक्टिनेज एंड प्रोटीएज, ठीक है। अब फ्रूट जूस बोल रहे हैं, फ्रूट इट इज ए पार्ट ऑफ प्लांट बॉडी, है ना, प्लांट ही तो है। तो प्लांट सेल के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि उनमें क्या बेसिक डिफरेंस क्या होता है कि दे हैव सेल वॉल, है ना,
सेल वॉल है तो उनका सेल वॉल का कंपोनेंट भी तो होगा उस जूस में, क्योंकि हम तो ग्राइंड कर रहे हैं ना उस जूस को, डायरेक्टली ग्राइंड करके पी जा रहे हैं, तो हमने उसको रिमूव तो किया ही नहीं। सर्टेन चीजें हैं जो हमें रिमूव करनी है, बट हमने वो रिमूव किया नहीं। हम छानते तब आपने देखा होगा कुछ चीजें हैं जो ऊपर रह जाती हैं, बट स्टिल जो सेल वॉल का कंपोनेंट है, सेल के जो कंपोनेंट है, वो तो उस जूस में ही रहते हैं ना। तो मार्केट से जो जूस लाते हैं उनमें बस इतना सा डिफरेंस है कि उनमें ये एंजाइम ऐड कर दिए जाते हैं, जिसकी वजह से वो पेक्टिन को एंड कुछ प्रोटीन्स भी होते हैं जिनको वो डाइजेस्ट कर देता है, ठीक है, जो हमारे लिए यूजफुल नहीं है उनको वो डाइजेस्ट कर देता है। तो इसीलिए मार्केट का जूस है वो इतना क्लियर दिखाई देता है। ठीक है बच्चों, इतना ये डिफरेंस समझ में आया कि ये किस लिए यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट बात हमने की थी कि हम जो जूस बनाते हैं वो एक दिन में क्यों खराब हो जाता है, और मार्केट से जो लाते हैं उसमें वो इतने दिन तक क्यों चल जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि उसमें प्रिजर्वेटिव ऐड किया जाता है। ठीक है, कुछ ऐसे प्रिजर्वेटिव्स हैं जो उसकी ड्यूरेबिलिटी को इंक्रीज कर देते हैं कि वो ज्यादा दिन तक चल जाएगा। बट हम तो बेटर तो यही है ना कि हम उसमें ऐसा कोई प्रिजर्वेटिव यूज ना करें, डायरेक्टली उसको फ्रेश ही ड्रिंक कर लें जूस को जो घर में बनाते हैं। आई होप आई एम क्लियर विद दिस टर्म पैक्टिनेज एंड प्रोटीएज, और इनकी यूटिलिटी भी आपको समझ में आ गई। तो इसी चीज को हम लिख देते हैं, दे आर एडेड इन फ्रूट जूस to make them appear clearer। ठीक है, इसका इन टर्म्स के मीनिंग लिख लो। प्रोटीएज मतलब एंजाइम which digest protein, and pectin, it is the enzyme which digest पेक्टिन। इन द सेम वे आप सेलुलोज भी ऐड कर लो, सेलुलेज है ना, यहाँ पे हम सेलुलेज यूज करेंगे कि कौन सा एंजाइम है, एंजाइम दैट डाइजेस्ट ठीक है। तो इतनी चीजें क्लियर हैं, यहां से देखो हमने 2-3 चीजें ही लर्न की हैं और इनका डायरेक्ट यूजेस पूछ लिया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं दैट इज स्ट्रेप्टोकाइनेज। ठीक है, थर्ड एंजाइम हम पढ़ेंगे स्ट्रेप्टोकाइनेज। इसका तो आप नाम भी याद रख सकते हो कि कौन से माइक्रोब से ये एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। 2 बैक्टीरिया हमने पढ़े थे लास्ट क्लास में, स्टेफाइलोकोकस एंड स्ट्रेप्टोकोकस, आपको याद होंगे ना ये। तो स्ट्रेप्टोकाइनेज ये अगेन इट इज एन एंजाइम है ना, आप देखकर ही पता लगा सकते हो, और ये बैक्टीरिया से एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, दैट इज स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। अब इसका यूज क्या है, ठीक है ना, अब इसका यूज क्या होगा। ठीक है, स्ट्रेप्टोकाइनेज का एंजाइम है तो कोई तो यूज होगा ना, इसका यूज का क्या होगा, इट इज यूज्ड एज क्लोट बस्टर। ठीक है, क्लोट बस्टर मतलब क्लोट को बस्ट करने के लिए यूज में लिया जाता है। अब जनरली क्लोट कहाँ बनता है, इन द ब्लड वेसल्स है ना। जैसे हार्ट अटैक आ जाता है तो बोलते हैं कि क्लोट का फॉर्मेशन हो गया, ब्लड फ्लो ठीक से हो नहीं पा रहा था है ना, सर्कुलेशन हो नहीं पा रहा था। तो ये एक एंजाइम है जो क्लोट्स को डिसॉल्व करने में हेल्प कर देता है। ठीक है, क्या, स्ट्रेप्टोकाइनेज। तो हम इस चीज को लिख सकते हैं, इट इज यूज्ड एज क्लोट बस्टर to remove clots in blood vessel। ठीक है, तो जो ब्लड वेसल्स में क्लोट का फॉर्मेशन हो जाता है उसको ये बर्स्ट कर देता है, एक तरीके से डिसॉल्व करने का काम करता है। तो ये तीनों यूजेस आपको समझ में आ गए। ये हम एंजाइम्स की बात कर रहे थे। अब हम बात करेंगे कुछ बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स की। ठीक है, इतना क्लियर है, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। साइक्लोस्पोरिन ए, ये एक फंगस से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, दैट इज
ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम। ये एक फंगस है, आपको याद रखना है। अगर आप इसका क्लासिफिकेशन अगर आपको याद होगा 11th स्टैंडर्ड में, तो ये हमने कौन सी कैटेगरी के अंदर, कौन सी क्लास के अंदर स्टडी किया था, ड्यूटेरोमाइसिटीज के अंदर आता है ट्राइकोडर्मा। और आपने इसका पहले भी ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में भी इसका नाम आपने सुना होगा ट्राइकोडर्मा का, ठीक है। अब इसका काम क्या है, साइक्लोस्पोरिन ए जो है इसका कुछ काम भी होगा ना, कि ठीक है ये हमने यहां से एक्सट्रैक्ट तो कर लिया, अब इसका फंक्शन क्या है। इट इज यूज्ड एज इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट। अब इस वर्ड का क्या मतलब हुआ, इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट, इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने वाला एजेंट। अब हमें इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने की जरूरत क्यों पड़ेगी, कब पड़ेगी, ये हमें तब पड़ेगी जब या तो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन करवाना है ना, किसी और से हमें अपना ऑर्गन लेना है। फॉर एग्जाम्पल किडनी ने काम करना बंद कर दिया, किडनी डैमेज हो गई है, तो हम किसी और से किडनी ले रहे हैं, ठीक है। तो उसके, और आपको पता होगा लास्ट चैप्टर में आप पढ़ भी चुके हो, तो आपको ये चीज पता होगी कि हमारा इम्यून सिस्टम सेल्फ को रिकॉग्नाइज करता है एंड फॉरेन पार्टिकल को किल कर देता है। मतलब अपने हमारे अंदर जो भी, हमारे सिस्टम में जो भी चीजें हैं उसको वो सेल्फ समझता है, लेकिन इसके अलावा जो भी चीजें हम बाहर से लेंगे, ठीक है, तो उसको फॉरेन समझ के उसको डिस्ट्रॉय करने का काम करता है, उसको किल कर देता है। तो उसके लिए हमें एक ये ड्रग यूज करना पड़ता है, दैट इज साइक्लोस्पोरिन ए, जिसकी वजह से इम्यून सिस्टम सप्रेस हो जाता है, उतना एक्टिवली काम नहीं करता है ना। तो इस वजह से जो ऑर्गन हमने लिया है, ठीक है, किसी और से हमने ऑर्गन जो लिया है, ट्रांसप्लांट करवाया है, तो वो उसको इतना जल्दी रिजेक्ट नहीं करेगा। तो इसका यूज हम लिख सकते हैं, इट इज यूज्ड एज immunosuppressive agent in organ transplantation। ठीक है, इतना समझ में आया। अब नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे स्टैटिन, ठीक है। अब ये जो स्टैटिन है, इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम मोनेस्कस परपरियस, ठीक है। इसको थोड़ा सा फनी नेम लगेगा बट याद हो जाएगा, मोनेस्कस परपरियस, ठीक है। ये भी अगेन इट इज ए फंगस, ठीक है। ये हम कहां से ले रहे हैं, ये हम फंगस से ले रहे हैं। और स्टैटिन इज यूज्ड फॉर जो ब्लड का कोलेस्ट्रॉल लेवल है उसको लो करने के लिए इसको यूज में लिया जाता है ना। जैसे आपने ब्लड टेस्ट करवाया होगा, जनरली 30 के अबाव एज वाले लोग फिटनेस के लिए, अपना रूटीन चेकअप के लिए जब टेस्ट करवाते हैं तो उनको कोलेस्ट्रॉल लेवल मेंटेन करना पड़ता है ना। अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल ज्यादा है मतलब हम रिस्क पे हैं, ज्यादा फैट कंज्यूम कर रहे हैं, ज्यादा लिपिड कंज्यूम कर रहे हैं ना, तो वो लोग घी तेल ये सब चीजें बंद कर देते हैं। तो उसके लिए भी हमें स्टैटिन है हमारे पास यूज करने के लिए, कि भाई अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल ज्यादा हो गया तो उसको लोअर करने के लिए स्टैटिन है, ठीक है। तो उसके लिए भी ये स्टैटिन है जो वर्क करता है कि ब्लड का कोलेस्ट्रॉल लेवल डाउन कर देता है। तो इसका यूज हम लिखेंगे, इट इज यूज्ड ठीक है। तो इसका क्या यूज हो गया, इट इज यूज्ड इन लोअरिंग द ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल, क्या, स्टैटिन। अब हो सकता है आपको ये सारे नाम एक साथ मिक्स हो चुके होंगे कि कौन क्या फंक्शन कर रहा है, तो आप इनको ऐसे कैटेगरी बनाकर ही लिखना। जैसे इस कैटेगरी में, दैट इज बायोएक्टिव मॉलिक्यूल की कैटेगरी में हमने 3 चीजें डिस्कस की हैं, ठीक है। तो वो 3 चीजें आप लिख लो। उसके अलावा एंजाइम्स में हमने 3 चीजें डिस्कस की हैं, वो 3 चीजें अलग से लिख लो। केमिकल्स के अंदर हमने कुछ एसिड्स की स्टडी की है, ठीक है, वो 3 गिनती के 4 ही थे, उसको आप अलग से लिख लो। तो जब आप ऐसे क्लासिफाई करोगे चीजों को, अलग अलग कैटेगरीज में लिखोगे और तब याद करोगे तो वो बहुत इजीली याद हो जाएंगी। बट आप इनको ऐसे समझोगे कि लास्ट मोमेंट में एग्जाम के टाइम में पढ़ के चले जाओगे तो ये बहुत सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग टॉपिक होता है ये। अगर आपने पहले पढ़ लिया इस टॉपिक को तो ये एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। बट अब आप चाहते हो कि हमारा एग्जाम है उससे एक रात पहले हम पढ़ाई करें, तो नाम याद कर भी लोगे तो वहां पे किसी का नाम किसी के
उसमें लिखकर आ जाओगे। तो इसका बेस्ट ऑप्शन यही है स्टडी करने का कि डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ो लेकिन उसको याद कर लो। तो हम 20-20 मिनट की क्लास ही लगा रहे हैं आजकल, ताकि ये जितना भी कंटेंट है इस चैप्टर का आपको याद हो जाए, ठीक है। क्योंकि इसमें लर्न करने वाली चीजें ज्यादा हैं, ऐसा कहानी जैसी चीजें भी हैं समझने के लिए, बट उसको याद करना पड़ेगा। एग्जैक्ट जो फैक्ट है उसको याद करना है, अपने तरफ से हम कुछ नहीं ऐड कर सकते उसमें, ठीक है। आज का टॉपिक हम यही कंप्लीट करते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक फ्रॉम दिस चैप्टर, दैट इज सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, ठीक है। ये 1 से लेकर 4 नंबर तक में कहीं पे भी पूछ लिया जाता है। ये एक ऐसा टॉपिक है कि हमेशा क्वेश्चन आता ही आता है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से। तो नेक्स्ट वीडियो में हम उसको डिस्कस करेंगे। आज के लिए हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।